Good morning to all of you. गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरी आवाज आ रही गुड है आप मॉर्निंग लोगों सर। को? आवाज आ रही है? यस सर। ठीक। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सो आई मैं समझता हूँ कि मेरे गैर उपस्थिति में कुछ क्लासेस आपके स्टार्ट हुए होंगे। मैं ये जानना चाहता हूँ आप लोगों से कभी कौन कौन से क्लासेस आपके स्टार्ट हो गए। हेलो। यस सर। पेपर 2 ऑप्शनल ग्रुप का पेपर 1 और पेपर 2 स्टार्ट हो गया। मतलब सर पेपर 2 पेपर 3, बस पेपर 4 स्टार्ट नहीं हुआ है सर। अच्छा, वो कितने क्लासेस हुए पेपर 2 और पेपर 3? सर एक एक क्लास ही हुआ है बस। एक एक क्लास हुए? यस सर। अच्छा, तो वो टाइम बिंग के लिए शायद आपका अभी स्टेटस यही रहेगा, क्योंकि 15 तारीख तक उनका अपॉइंटमेंट था। वो 15 तारीख तक जो है अपॉइंटमेंट जो है ख़त्म हो गया है, तो अभी रिन्यूअल होगा उनका, तो वो स्टार्ट होने लगेंगे। मीनवाइल आप लोगों को अच्छी बात ये बता दूं कि आ, जो हमारा रेगुलर फैकल्टीज का जो पोस्ट है वो उसका लिस्ट सॉर्ट आउट हो गया है, तो मोस्ट प्रोबेबली दिसंबर में इंटरव्यू हो जाएंगे। तो हमारे जो 2 एसोसिएट प्रोफेसर और एक असिस्टेंट प्रोफेसर और आपका जो है एक प्रोफेसर, वो भी आ जाएंगे। वो भी आप लोगों के साथ में जो है वो आपकी क्लासेस में आ जाएंगे। ठीक है। मीनवाइल मुझे शुरू करना है आपका कंपलसरी पेपर। ठीक है। और कंपलसरी पेपर में आपको पढ़ना है, जैसा कि आपने वो ने सिलेबस को देखा होगा। सिलेबस जो है इस तरीके से डिजाइन है कि हर सेमेस्टर में आपको एक कंपलसरी पेपर आपका है, और उसके बाद में आपका 3 ग्रुप है हर सेमेस्टर में, पहले पहले दूसरे और तीसरे में। उसमें से कोई एक ग्रुप चूज करना है। ठीक है ना। और एक कंपलसरी पेपर जो है वो आपका पहला सेमेस्टर में आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ न्यू चैलेंजेस। समझ नहीं पा रहे हैं आप लोग? मेरी आवाज आ रही है ना? यस सर। यस सर। तो न्यू चैलेंजेस आपको जो है पढ़ने हैं। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में न्यू चैलेंजेस आप ये समझ रहे होने की कोशिश कर रहे होंगे कि आखिर हमें इसमें पढ़ना क्या है। जस्ट होल्ड फॉर टाइमिंग, एक फोन अटेंड कर लेता हूँ, है ना।
हाँ, अजय सर बताइए। मैं क्लास ले रहा हूँ। मैं क्लास ले रहा हूँ। ठीक। अनन्या कैसी हो? अनन्या अभी ज्वाइन की है ना? तो इसमें हम लोगों को कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ तो आप लोगों ने सभी पढ़े हैं। इनफैक्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस के बारे में एक बेसिक आइडियाज आप सभी को है। लेकिन एलएलएम लेवल पर आपको जो आपका हॉरिजॉन्टल नॉलेज है उस पे फोकस ना होकर के हमारा फोकस जो है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पे वर्टिकल नॉलेज पर होगा। अब आप समझ रहे होंगे कि हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल नॉलेज से क्या मतलब है। इतने सारे आर्टिकल्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस में, क्या सभी आर्टिकल्स को एक सेमेस्टर में चंद लेक्चर्स के अंदर में कवर अप कर पाना संभव है? तो एज ए अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स दिस इज पॉसिबल ऑनटिल, है ना, ओनली बाय एक्वायरिंग द हॉरिजॉन्टल नॉलेज। बट you are now the postgraduate students and you are expected that whatever you have a knowledge on any field, you must have a deep knowledge on that. ठीक है? Now the deep knowledge हमको एलएलएम में कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पे एक्वायर तो करना ही है, ये जरूरी है, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन इज द मदर ऑफ ऑल लॉ। हमें बताने की जरूरत नहीं है, आप सब जानते हैं। ठीक है? लेकिन नया क्या? नया इसमें ये है कि जो हमारे चैलेंजेस, मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशंस हैं, हम कॉन्स्टिट्यूशंस तो नया नहीं है, ये काफी लंबे समय से आ रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में आप डिफरेंस भी जानते हैं। ठीक है ना? तो हमें ये भी साथ साथ में जानना है कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के रन करने में जो चैलेंजेस हैं वो चैलेंजेस आखिर क्या हैं। तो हमारा जो फोकस रहेगा वो इस पे भी रहेगा कि हम हमेशा ये जानने की कोशिश करेंगे कि ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में हमें डेप्थ नॉलेज जो है, डीप नॉलेज जो है एक्वायर करना है। साथ साथ में उस किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक पर अगर हम डील कर रहे होते हैं, किसी इश्यूज पर हम डील कर रहे होते हैं, तो किसी टॉपिक पर डील, तो न्यू इश्यूज क्या है, चैलेंजेस क्या है। ठीक है? तो आइए फिर हम इधर उधर की बात करने से ज्यादा अच्छा है कि आपने सिनॉप्सिस देखा होगा आज के लेक्चर्स का, तो उसमें मैंने आपको ये बताने की कोशिश किया हूँ, मैंने प्रयास किया आपको सिनॉप्सिस में बताया हूँ कि आवर फोकस ऑन टुडेज लेक्चर विल बी ऑन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बिकॉज until and unless you are not able to understand what is constitution, then how you can crack the what is the challenges to the Indian constitution. Some basic ideas of what is constitution is necessary, but here you will find what you have acquired the knowledge at the undergraduate level, a distinctions, है ना, जो आपने नॉलेज एक्वायर किया अंडर ग्रेजुएट लेवल पर, अभी आप जो पढ़ेंगे तो थोड़ा आप गहराई पर आप जाएंगे। फिर मेरा फोकस इस बात क्वेश्चंस को पर रहेगा कि व्हाई वी नीड कॉन्स्टिट्यूशंस। तो ये जो पहला और दूसरा जो टॉपिक्स है सिनॉप्सिस के अकॉर्डिंगली, ये बेसिकली आपको इंट्रोड्यूस कराने के लिए है, और इंट्रोडक्शन भी जरूरी है क्योंकि यूनिट मेरा शुरू होता है, आप देखेंगे आपके एक सिलेबस के अकॉर्डिंगली
वो फेडरलिज्म से शुरू होता है, ठीक है? और पहला हमारा फोकस ये रहेगा कि व्हाट इज द, पहला यूनिट पर हमारा जो कवर्ड अप एरिया है वो ये है कि व्हाट आर द चैलेंजेस टू द इंडियन फेडरलिज्म। चलिए बात करते हैं। स्लाइड आपको शो हो रहा है? यस Yes, सर। sir. ठीक है। पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन। तो इधर उधर की बात करें, हम डायरेक्टली इसके डिफिनेशंस पर आते हैं। अगर हम डिफिनेशंस पर जाएंगे तो फिर ऑटोमेटिकली हम उसका मीनिंग को अंडरस्टैंड कर सकेंगे। अब डिफिनेशंस पर आएंगे तो हमें उस स्कॉलर्स को डिफिनेशंस को कैचअप करना पड़ेगा, जो अपने समय में बहुत बड़े बड़े विधिवक्ता रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन एक्सपर्ट्स रहे हैं। उसमें से वेड एंड फिलिप्स, ठीक है, ये वेड साहब और फिलिप साहब जो कॉन्स्टिट्यूशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के एक्सपर्ट्स माने जाते थे। According to the Wade and Phillips, the constitution of a country seek to establish its fundamental or basic or apex organ of the government and administration। क्या कहते हैं वेड साहब? तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए कंट्री, किसी भी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है, इट सीक्स टू एस्टेब्लिश इट्स फंडामेंटल और बेसिक और एपेक्स ऑर्गन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। एक बात, ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, इसको इस्टेब्लिश करना, ये काम होता है। दूसरा, डिस्क्राइब देयर स्ट्रक्चर, वो जो ऑर्गन्स है, ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, उसके क्या स्ट्रक्चर है, उसके स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करना, उसके कंपोजिशन को डिस्क्राइब करना, पावर को डिस्क्राइब करना, एंड प्रिंसिपल फंक्शंस, उस ये जो ऑर्गन्स है, ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, इनके क्या प्रिंसिपल होंगे, इनके क्या प्रिंसिपल फंक्शंस होंगे, है ना, इसको भी डिस्क्राइब करना। इसके साथ साथ में डिफाइन करना, डिफाइन करना, क्या डिफाइन करना? द इंटर रिलेशनशिप ऑफ दीज ऑर्गन, ये जो ऑर्गन्स हैं, ये जो ऑर्गन्स हैं, ये इनके ऑर्गन्स के बीच में क्या रिलेशनशिप है, इनके रिलेशनशिप को डिस्क्राइब करना, एंड रेगुलेट देयर रिलेशनशिप विद द पीपुल। साथ साथ में ये जो रिलेशनशिप है, ये जो ऑर्गन्स हैं, ये ऑर्गन्स के जो रिलेशनशिप हैं, ये पीपुल के कॉन्टेक्स्ट में किस तरीके से रेगुलेट होते हैं या ये करते हैं, इसके बारे में भी बताना। ये कॉन्स्टिट्यूशन का काम होता है, मोर पर्टिकुलरली द पॉलिटिकल रिलेशनशिप। अब ये जो मैंने आपको कहा कि रिलेशनशिप बिटवीन द गवर्नमेंट एंड पीपुल, भाई बात तो समझ में आता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो क्या होता है, बेसिकली वो ऑर्गन्स ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट, उसके प्रिंसिपल फंक्शंस को, उसके कंपोजिशंस को, उसके पावर को, उसके स्ट्रक्चर्स को वगैरह वगैरह, और उनके बीच में क्या इंटर रिलेशंस हैं, उनको डिस्क्राइब करता है। उसके रूल्स, उसके बारे में वो रूल्स बन है, ठीक है। लेकिन यही ऑर्गन्स किस तरीके से जो है उस कंट्री में शासित, मतलब कौन, माने जनता, पीपुल, वो किस तरीके से, उनके बीच में क्या संबंध है, क्या उसको भी रेगुलेट करता है? यस।
और ये रिलेशनशिप आपको कैसे देखने को मिलेगा? आप देखते हैं कि किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन में है, जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हो, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन हो, दे retain some provision relating to the fundamental rights of the people. हमारा है, आप देखिए पार्ट 4 में, पार्ट 3 में, आपका पार्ट 3 में आपका फंडामेंटल राइट्स दिए हुए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को। व्हाट आर दोस? दे in fact indicate that there is a relationship between the people and the organs of the governance. Got it? वाकर साहब हैं। वाकर साहब ये कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन इज द फंडामेंटल पॉलिटिकल एंड लीगल स्ट्रक्चर ऑफ ए डिस्टिंक्ट पॉलिटिकल कम्युनिटी। क्या है? मौलिक रूप से ये पॉलिटिकल और लीगल स्ट्रक्चर होता है गवर्नमेंट का ऑफ ए डिस्टिंक्ट पॉलिटिकल कम्युनिटी। डिस्टिंक्ट पॉलिटिकल कम्युनिटी का मतलब क्या हुआ? डिस्टिंक्ट का मतलब यहां पर ये हुआ कि सोवरेन पॉलिटिकल कम्युनिटी। ठीक है ना? तो इंडिया क्या है? इंडिया, you can assume that, you can suppose that India is a political community. ये कम्युनिटी कैसे बनती है? इंडिया के लोगों से बनती है। और ये पूरी की पूरी पॉलिटिकल कम्युनिटी जो बनती है, ये इनफैक्ट क्या है? ये सोवरेन पॉलिटिकल कम्युनिटी है। हम केवल अपने जो रूल्स हैं उसी के द्वारा गवर्न होते हैं, किसी दूसरे देश के नियमों से गवर्न नहीं होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशन जब भी कोई प्रोविजंस, मतलब जो पॉलिटिकल और लीगल स्ट्रक्चर की बात करता है किसी गवर्नमेंट की, तो वो गवर्नमेंट अपने आप में एक सोवरेन होगी। ठीक है? और ये जो पॉलिटिकल एंड लीगल स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ ए डिस्टिंक्ट पॉलिटिकल कम्युनिटी, इसलिए सेटलिंग सच मैटर एज हेड ऑफ द स्टेट। द लेजिस्लेचर, तो इसमें कौन कौन से मैटर होते हैं? स्टेट का हेड कौन होगा, लेजिस्लेचर्स के बारे में डिस्क्रिप्शंस मिलेगा, एग्जीक्यूटिव्स के बारे में डिस्क्रिप्शन मिलेगा, जुडिशियरी के बारे में डिस्क्रिप्शन मिलेगा, देयर कंपोजिशंस, पावर एंड रिलेशंस। व्हाट इट? आपको ये समझना होगा कि एवरी स्टेट हैज ए कॉन्स्टिट्यूशन। अब स्टेट से मतलब क्या है? स्टेट से मतलब राज्य सरकार नहीं है। इसको इंटरनेशनल लॉ में स्टेट का मतलब होता है नेशन। ठीक है? तो एवरी नेशन हैज ए कॉन्स्टिट्यूशन since every state function on the basis of certain fundamental principles and rules। प्रत्येक स्टेट का अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन होगा। क्यों होगा? क्योंकि प्रत्येक स्टेट फंक्शन करता है किसी निश्चित फंडामेंटल प्रिंसिपल से, किसी निश्चित रूल से। ओल्ड स्टेट्स, in old states the constitution is to some extent a natural or customary development, and it is only since the Renaissance and the Reformations that it has been accepted that the people of a country can deliberately settle and adopt a constitution for themselves as a citizen of a state। जो पुराने स्टेट थे, ठीक है, तो उसमें क्या है, आप देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है, कॉन्स्टिट्यूशन का जो डेवलपमेंट है वो वास्तव में कस्टमरी डेवलपमेंट रहा है, वो नेचुरल डेवलपमेंट रहा। ओल्ड स्टेट की बात कर रहा हूं। तो ओल्ड स्टेट्स जितने भी थे
उसमें कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था। कॉन्स्टिट्यूशन मैंने बताया क्या कि इट इज द ये डिस्क्राइब करता है कि जो ऑर्गन्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस है वो उनके बारे में उनके उनके रूल्स के बारे में वो डिस्क्राइब करता है कि पावर, उनके स्ट्रक्चर, उनके कंपोजिशंस वगैरह वगैरह। तो क्या मतलब ये ओल्ड स्टेट में नहीं रहे होंगे? रहे होंगे। तो वहां पर कॉन्स्टिट्यूशन का जो डेवलपमेंट रहा है वो नेचुरल रहा है, वो कस्टमरी रहा है। ठीक है। और जब रेनेसेंस आया और रिफॉर्मेशन के दौर शुरू हुआ तो लोगों ने फिर स्वयं जो है वो जागरूक होकर के अपने लिए कॉन्स्टिट्यूशन कैसा हो उसमें भागीदारी निभा करके जो है उन्होंने अपने लिए कॉन्स्टिट्यूशंस को बनाना शुरू किया। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप जितने भी कॉन्स्टिट्यूशंस को आप देख रहे हैं, पहला कॉन्स्टिट्यूशन किसका था? द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल कंट्री ऑफ यूएस है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। द ओल्डेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन जिसको आप कहते हैं, ये कब शुरू हुआ? आफ्टर रिनेसेंस, आफ्टर रिफॉर्मेशन। आप सुनते हैं 1700 समथिंग। तो ये वो दौर था जब रूसों ने, जब वो अ, रूसों की जो थ्योरी थी डेमोक्रेटिक थ्योरी, वो बहुत पॉपुलर हुआ। आपने पॉलिटिकल साइंस में पढ़ा भी है। और डेमोक्रेसी की वैल्यूज को लोगों ने समझा। और फ्रांस की जो क्रांति आई उसमें लोगों को और जागरूक बना दिया। और फिर लोग जो हैं वो आगे आकर के अपने लिए कॉन्स्टिट्यूशंस को बनाना शुरू की। So it is only since Renaissance and the Reformation that it has been accepted that the people of a country can deliberately settle all the issues and deliberately adopt a constitution for themselves as a citizen of the India. इसीलिए आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस में सबसे लास्ट पैरा में जो अपना प्रियम्बल में आप सबसे लास्ट में आप यही पाते हैं कि वी द पीपुल ऐसे शुरू होता है ना, अडॉप्ट दिस कॉन्स्टिट्यूशन एज। तो कौन करता है? वी द पीपुल। क्या करता है? अडॉप्ट करता है। तो वी कैन से देयरफॉर दैट कॉन्स्टिट्यूशन इज ए क्रिएशन ऑफ ए सोवरेन एक्ट। हम कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? इट इज ए क्रिएशन ऑफ ए सोवरेन एक्ट। इट इज द रिजल्ट ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन। ये सामान्य लेजिस्लेशन नहीं है, ये अपने आप में एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन है, डायरेक्ट फ्रॉम द पीपुल एक्टिंग इन देयर सोवरेन कैपेसिटी। और ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन कहां से डायरेक्ट होता है? पीपुल से डायरेक्ट होता है, मैंने बीच में इसमें कुछ नहीं आता। और ये जो पीपुल्स होते हैं ये वास्तव में जो एक्ट करते हैं किस कैपेसिटी में करते हैं? इन इट्स सोवरेन कैपेसिटी। सोवरेन कैपेसिटी मीन्स इंडिपेंडेंट कैपेसिटी, माने वो किसी दूसरे पर डिपेंड होकर के नहीं बनाते हैं संविधान अपने लिए। और इस तरीके से द पीपुल इनेबल्स ए गवर्नमेंट स्ट्रक्चर टू बी सेट अप। माने लोग स्वयं जो है गवर्नमेंट स्ट्रक्चर
अपने लिए सेटअप करते हैं, मेथोडोलॉजी को लेइंग डाउन करते हैं, मेथोडोलॉजी बताते हैं। माने लोग जो हैं इस कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए वो मेथोडोलॉजी को भी बताते हैं कि किस मेथोडोलॉजी माने वो मेथड्स क्या होगा कि किस तरीके से लोग जो शासित हो, गवर्नमेंट जो है शासन करे। निश्चित रूप से पावर का डिस्ट्रीब्यूशन लोग खुद चाहते हैं और वो ऐसा वो संविधान बनाते हैं कि वो पावर का उसमें डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो उस पावर का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसका एक्सटेंट क्या होगा, उसका लिमिटेशन क्या होगा, वो जो ऑर्गन्स हैं जो काम करेंगे वो किस मेथड से काम करेंगे, वो किस सिद्धांतों को एंड व्हाट प्रिंसिपल्स उनके जो ऑपरेशन के प्रति जो प्रिंसिपल होगा वो सिद्धांत होगा वो क्या होगा। इतना ही नहीं, उस देश का स्पिरिट क्या होगा, उस स्पिरिट ऑफ द नेशन, इट इज also expressed through the constitutions, which constitution is the result of extraordinary legislation direct from the sovereign people। ठीक है। अब स्पिरिट ऑफ द नेशन क्या से क्या मतलब है आपका। अब हमारे जो देश है, हमारे देश का स्पिरिट क्या है, फ्रीडम, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, these are the some of the spirits। तो संक्षेप में कहा जाए, ये आपके मतलब का नहीं, इन शॉर्ट, अच्छा इसको भी मतलब, आइए अब हुड्स एंड फिलिप्स, वुड फिलिप्स सॉरी, वुड फिलिप्स, इन्होंने अपनी एक किताब को जिसमें का नाम है कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, इस किताब में इन्होंने ये कहा कि इन एन एब्स्ट्रैक्ट सेंस में जो शब्द कॉन्स्टिट्यूशन है आपका इज ए सिस्टम ऑफ लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन इज ए सिस्टम ऑफ लॉ, a system of custom and convention which define the composition and power of the organ of the state and regulate the relations of the various state organ to one another and to private citizen। क्या कहा उन्होंने, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, इज ए सिस्टम ऑफ लॉ, कस्टम एंड कन्वेंशन, सिस्टम है। जब हम बात करते हैं सिस्टम का तो उसका मतलब कि सिस्टम अपने आप में कोई एक अकेला यूनिट नहीं हो सकता, उसके साथ कोई दूसरे यूनिट जरूर होंगे और सारे यूनिट्स एक दूसरे से किसी न किसी कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं, तभी हम कहते हैं कि सिस्टम है। जैसे हमारा कंप्यूटर सिस्टम्स है, उसमें मॉनिटर है, माउस है, वगैरह वगैरह, तब सब मिल करके एक कंप्यूटर सिस्टम बनाता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन को हुड फिलिप्स कहते हैं कि अगर एब्स्ट्रैक्ट सेंस में कहें तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है इट इज ए सिस्टम ऑफ लॉ, कस्टम एंड कन्वेंशन। ये एक विधि है, ये एक रूढ़ी है और ये एक कन्वेंशन है। और ये विधि, रूढ़ी और कन्वेंशन सब मिल करके डिफाइन करते हैं कि कम क्या डिफाइन करते हैं, द कंपोजिशन एंड पावर ऑफ द ऑर्गन ऑफ स्टेट। जो स्टेट की जो ऑर्गन्स हैं उसके पावर और उसके कंपोजिशंस को वो डिफाइन करते हैं और साथ साथ में ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये तीनों सिस्टम लॉ, कस्टम एंड कन्वेंशन ये रेगुलेट भी करते हैं। रेगुलेट क्या करते हैं, द रिलेशन ऑफ वेरियस स्टेट ऑर्गन टू वन अनदर।
अब हमारे पास में स्टेट्स के जो ऑर्गन है क्या है? बेसिकली आप जानते हैं एग्जीक्यूटिव है, जुडिशियरी है और लेजिस्लेचर है। दीज आर द ऑर्गन ऑफ ए स्टेट, ठीक है ना? तो उसको ये रेगुलेट करने का भी काम करते हैं। और इतना ही नहीं, ये प्राइवेट सिटीजन्स को भी रेगुलेट करने का काम करते हैं, ठीक? लेकिन कंक्रीट सेंस में कहा जाए तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? तो हुड फिलिप्स कहते हैं कि इट इज ए डॉक्यूमेंट इन विच मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर अथॉरिटेटिवली ऑर्डेन्ड। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? इट इज ए डॉक्यूमेंट। किस सेंस में? कॉन्क्रीट सेंस में, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन के जो इंपॉर्टेंट विधियां हैं वो उसमें लिखित रूप से उस डॉक्यूमेंट में पाई जाती है, ठीक है ना? अब केसी बियर को आप लोग कौन नहीं जानता? केसी बियर को आप लोगों ने नाम सुना भी होगा। आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन दिए होंगे तो उसमें केसी बियर्स के बारे में आप चर्चा हुआ होगा, आप लोगों ने देखा होगा। तो केसी बियर्स अपने समय के बहुत बड़े जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के विधिवक्ता रह चुके हैं। तो अकॉर्डिंग टू केसी बियर्स, द वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉमनली यूज्ड इन एटलीस्ट टू सेंस। अब केसी बियर कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है दो सेंस में सामान्य रूप से जो इस्तेमाल किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द होल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ ए कंट्री। पहला सेंस तो यही है कि ये डिस्क्राइब करता है, क्या करता है? द होल सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ ए कंट्री। किसी देश में गवर्नमेंट का पूरा होल सिस्टम क्या है उसको वो डिस्क्राइब करता है। द कलेक्शन ऑफ द रूल्स, और वो जो रूल्स की जो कलेक्शन उसको डिस्क्राइब करता है। विच स्टेब्लिश एंड रेगुलेट द रेगुलेट और गवर्न द गवर्नमेंट, ठीक है? गवर्नमेंट किस तरीके से रेगुलेट होगी, उसके क्या रूल्स होंगे, उस रूल्स के कलेक्शन उसको भी वो डिस्क्राइब करता है। तो दीज रूल्स आर पार्टली लीगल। अब वो कहते हैं कि ये जो रूल्स होते हैं ये आंशिक रूप से लीगल होते हैं। पार्टली लीगल क्यों होते हैं? इन द सेंस दैट, इस अर्थ में ये लीगल होते हैं, पार्टली लीगल होते हैं कि द कोर्ट ऑफ लॉ विल रिकॉग्नाइज एंड अप्लाई देम, ठीक है? तो पार्टली लीगल इसलिए क्योंकि कोर्ट ऑफ लॉ विल रिकॉग्नाइज दीज रूल्स, कोर्ट ऑफ लॉ विल अप्लाई दीज रूल्स, ठीक है? अब मैंने कहा पार्टली रूप से लीगल है, इसका मतलब पार्टली रूप से नॉन लीगल भी है। तो हाँ है। तो दीज रूल्स आर ऑल्सो द पार्टली नॉन लीगल। अब पार्टली नॉन लीगल कह लीजिए या इसको कह सकते हैं आप एक्स्ट्रा लीगल। अब नॉन लीगल और एक्स्ट्रा लीगल, इससे क्या मतलब है आपका? इससे मतलब ये है कि जरूरी नहीं है कि हर लॉ जो है या हर चीजें जो हैं वो माने विधियां जो हैं वो पूरी की पूरी विधि जो है आपके कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर में वो स्पष्ट रूप से लिखित रूप से हो ना। विधियां केवल वही नहीं होती हैं जो लिखित रूप से होती हैं, विधियां वो भी होती हैं जो यूजेज के फॉर्म में होती हैं, जो कॉमन अंडरस्टैंडिंग के फॉर्म में होती हैं, जो कस्टम के फॉर्म में होती हैं, वो लिखित नहीं होती। तो इस तरीके की चीजें जो यूजेज से निकल के आती हैं, जो अंडरस्टैंडिंग से निकल के आती हैं, जनरल अंडरस्टैंडिंग और एक कस्टम से निकल के आती हैं या कन्वेंशन से निकल के आती है, रीतियों से निकल के आती हैं,
वो आपका एक्स्ट्रा लीगल होता है, जिसको कि कोर्ट जो है विधि के रूप में तो रिकॉग्नाइज नहीं करता है, लेकिन वो गवर्नमेंट को रेगुलेट करने के लिए कम महत्व की भी नहीं होती। वो कम महत्व की भी नहीं होती हैं। ठीक है। तो एक बात आपको ये बात समझ में आ गई। सेकंड, उन्होंने कहा दो सेंस में। पहला सेंस उन्होंने केसी बियर ने बताया आपको। सेकंड सेंस ये क्या कहते हैं, इन द सेकंड सेंस कॉन्स्टिट्यूशन इज ए डॉक्यूमेंट। तो ये ठीक वही बात कहा इन्होंने जो इन्होंने कहा, हार्वर्ड फिलिप्स ने कहा, एक कि एक एब्स्ट्रैक्ट और कंक्रीट कंक्रीट में शेप में इन्होंने कहा कि इट इज ए डॉक्यूमेंट। केसी बियर जो है इसको सेकंड इसको एसिमेट्रिकली कहते हैं कि इट इज ए second in a second sense it is a document. In a second sense, constitution is a document which contains the rules regarding the framework of the government. Got it? लेकिन अब इसमें आई जेनिंग्स, सर आइवोरी जेनिंग्स, इनका कमेंट्स भी आपको जरूर से ध्यान में रखना चाहिएगा। ये साहब कहते हैं कि अब वो ऐसे नहीं कहते हैं, इसके लिए उन्होंने कई दूसरे कॉन्स्टिट्यूशन को एनालाइज किया, इसको स्क्रूटनाइज किया कि कॉन्स्टिट्यूशंस के क्या क्या डेफिनेशंस हो सकते हैं, और फिर उसके बाद उन्होंने पॉइंट आउट किया यहाँ पर कि यदि कॉन्स्टिट्यूशंस का मतलब जो है अगर रिटन डॉक्यूमेंट अगर है तो इसका मतलब ये हुआ कि ग्रेट ब्रिटेन का कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं हुआ, क्योंकि यूनाइटेड किंगडम में लिखित कॉन्स्टिट्यूशन होता ही नहीं है, उनके कॉन्स्टिट्यूशन लिखित है ही नहीं है, वो लिखित किए ही नहीं गए हैं। तो क्या ये कहना सही होगा? बहरहाल ये प्रश्न आज भी जो है अ, एक एकेडमिक बहस का विषय है कि वेदर द कॉन्स्टिट्यूशन इज नेसेसरली बी ए रिटन कॉन्स्टिट्यूशन और देयर मे बी एन एक्सेप्शंस टू दीज रूल्स। हाँ, ये जरूर से देखा गया है कि यूनाइटेड किंगडम ने, ग्रेट ब्रिटेन ने अपने जो कॉन्स्टिट्यूशंस हैं उसको धीरे धीरे लिखना शुरू कर दिया है, पर everything is not written still now. Interestingly, the Supreme Court has occasion to define the Constitution in one case. Very popularly, it is known as B.R. Kapoor versus the state of Tamil Nadu. And the Supreme Court observed in this case that Constitution is a document having a special legal sanctity which set out the framework and the principal function of the government within the state and declare the principle by which those organs must operate. So what the Supreme Court observed? Supreme Court observed that Constitution is a document. First, this document have a special legal sanctity. Next, this document set out the framework. It also set out the principal function of the organ of the government. It declared the principle by which these organs must operate. So these things have been observed by the Supreme Court in this case, B.R. Kapoor versus the state of the Tamil Nadu. And then he continued to say that Constitution refers to the whole system of governance of a country.
whole system of constitution is referred as a whole system of governance, माने उस देश के गवर्नेंस का पूरा सिस्टम इसको कॉन्स्टिट्यूशन इंगित करता है। और कॉन्स्टिट्यूशन है क्या? इट इज ए कलेक्शन ऑफ रूल्स विच स्टेब्लिश, वो गवर्नमेंट को स्टेब्लिश करने का कलेक्शन ऑफ रूल्स है और साथ साथ में गवर्नमेंट को रेगुलेट करने का भी रूल्स है। अब गवर्नमेंट तो रेगुलेट करती है साहब, लेकिन नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा है कि वो गवर्नमेंट को भी रेगुलेट करती है। तो इन आवर कंट्री वी हैव ए रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। अब थोड़ा सा इंडिया के पर्सपेक्ट में इन्होंने फिर आगे कंटिन्यू करते हुए कहा कि हमारे देश में वी हैव रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसा है? रिटन कॉन्स्टिट्यूशन विच हैज बीन गिवन बाय द पीपुल ऑफ द इंडिया टू देमसेल्फ। और ये कॉन्स्टिट्यूशन किसी दूसरे ने नहीं दिया, अंग्रेजों ने नहीं दिया, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बैठे हुए लोगों ने नहीं दिया। कौन दिया फिर ये कॉन्स्टिट्यूशन? ये कॉन्स्टिट्यूशन को भारत के लोगों ने अपने लिए दिया। इसीलिए आप प्रियम्बल में पढ़ते हैं, द सेट कॉन्स्टिट्यूशन ऑक्युपाई द प्राइमरी प्लेस। और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये कैसा पोजीशन ऑक्युपाई किया हुआ है? प्राइमरी। प्राइमरी मतलब प्रथमता, मुख्यता। दिस मीन्स दैट ऑल अदर लॉ आर सबऑर्डिनेट टू दिस कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन इज द प्राइम लॉ। फिर उन्होंने कहा कि एक कॉन्स्टिट्यूशन इज अ थिंग एंटीसीडेंट टू ए गवर्नमेंट। ये बात अभी आपको समझ में आएगा। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन एक वो चीज है जो गवर्नमेंट से भी पहले का चीज है। गवर्नमेंट एंड ए गवर्नमेंट और ए गुड गवर्नेंस, और इस तरीके से जो गवर्नमेंट है या गुड गवर्नेंस है, इसको आप कह सकते हैं कि इट इज ए क्रिएशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। गवर्नमेंट कहां से क्रिएट होती है? इट इज ए कॉन्स्टिट्यूशन से क्रिएट होती है। गुड गवर्नेंस कहां से आता है? कॉन्स्टिट्यूशन से आता है। और कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? ये गवर्नमेंट के भी पहले की चीज है। जो प्राइमरी फंक्शन है, द प्राइमरी फंक्शन है ना, ए प्राइमरी फंक्शन दैट इज असाइंड टू ए रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इज दैट ऑफ कंट्रोलिंग द ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्राइमरी फंक्शंस है वो ये है कि जो गवर्नमेंट के जो डिफरेंट डिफरेंट जो ऑर्गन्स होते हैं उनको वो लगाम लगाना, उनको कंट्रोल में रखना, उनको रेगुलेट करना। अब डीडी बासु को कौन नहीं जानता? आप सभी जानते हैं डीडी बासु को। मैं आगे बढ़ूं, मैं उससे पहले ये जानना चाहता हूं कि मेरे ये आवाज आप लोग तक पहुंच रही है कि नहीं? पहुंच रही है। यस सर। ओके, तो डीडी बसु के बारे में बात करता हूं। डीडी बसु साहब कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन इंश्राइन्स ए स्पेशल काइंड ऑफ नॉर्म, इंश्राइन्स ए स्पेशल काइंड ऑफ नॉर्म। नॉर्म आप जानते हैं, मानक। ये एक स्पेशल प्रकार का जो है मानक जो है कॉन्स्टिट्यूशन अपने में निहित किए हुए होता है। और ये जो नॉर्मेटिव पीरियड है इसके ये सबसे टॉप में होता है। इसका मतलब ये हुआ कि बाकी दूसरे जितने भी लॉ हैं वो सब नीचे में। और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है वास्तव में ये डिजाइन किया गया है, और ये डिजाइन किस लिए किया गया है? टू डायरेक्ट द ह्यूमन बिहेवियर फॉर इयर्स टू कम। ये ह्यूमन बिहेवियर कैसा हो, क्या आने वाले समय में ह्यूमन बिहेवियर मेरा कैसा होगा, उसको डायरेक्ट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन को डिजाइन किया जाता है। इट शेप्स द अपीयरेंस ऑफ द स्टेट। स्टेट देखने में कैसा हो, स्टेट बने राज्य, स्टेट बने कंट्री, स्टेट बने देश, वो देश दिखने में कैसा लगता हो, उसको वो शेप देता है।
उस देश का क्या एस्पिरेशन होगा, उसके बारे में बतलाता है। इट डिटरमाइन द स्टेट्स फंडामेंटल पॉलिटिकल व्यू। वो उस देश की जो पॉलिटिकल व्यूज है, राजनीतिक विचार, वो मौलिक राजनीतिक विचार, उसको वो निर्धारित करता है। हमारा देश का मौलिक विचार पॉलिटिकल व्यूज क्या है? डेमोक्रेसी, और भी बहुत सारी चीजें। इट लेज द फाउंडेशन ऑफ इट्स सोशल वैल्यूज। कॉन्स्टिट्यूशन वो चीजें हैं कि वो किसी देश की सोशल वैल्यूज क्या हो सकती होंगी, उसका भी फाउंडेशन कर सकती। इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, सोशलनेस, ब्रदरहुड, सेकुलरिज्म, these are the social values. It determines its commitment and orientation. कॉन्स्टिट्यूशन जो है किसी देश का क्या कमिटमेंट है उसको निर्धारित करती है, उस देश का क्या ओरिएंटेशन है इसको भी निर्धारित करती है। इट रिफ्लेक्ट द इवेंट ऑफ द पास्ट। हाँ, ये काफी जरूरी है। जस्ट होल्ड फॉर टाइम बिंग, वन कॉल इज कमिंग। हाँ, नोट क्लास ले रहा हूँ, थोड़ी बात आधा बात। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है क्या है? इट रिफ्लेक्ट, ये प्रदर्शित करता है पास्ट में क्या हुआ। मैंने पहले भी कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन इज अ थिंग एंटीसीडेंट टू द गवर्नमेंट। कहा था ना। यहां भी डीडी बासु भी मानते हैं कि इट रिफ्लेक्ट द इवेंट ऑफ द पास्ट। पूर्व में क्या क्या घटना हुई, कॉन्स्टिट्यूशन इसको प्रदर्शित करता है। इट ले डाउन द फाउंडेशन ऑफ द प्रेजेंट, और ये वर्तमान देश का कैसा हो उसका वो फाउंडेशन करता है। इट डिटरमाइन हाउ द फ्यूचर विल लुक, निर्धारित करता है कि फ्यूचर हमारा कैसा होगा। इट इज ए फिलॉसफी, इट इज ए पॉलिटिक्स, इट इज ए सोसाइटी, इट इज ए लॉ, सभी के सभी एक में। एंड परफॉर्मेंस ऑफ ऑल दिस टेक्स बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, ये सारे की सारी फिलॉसफी, पॉलिटिक्स, सोसाइटी एंड लॉ, इनका जो परफॉर्मेंस है ये हो, इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर्स करता है कि बैलेंस 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 of its subjective and its objective element. तो उम्मीद है कि ये बातें आपको समझ में आई होंगी कि मैं अभी तक से कॉन्स्टिट्यूशन के डिफिनेशंस आपको दिए होंगे और आपको बताएं, और मुझे अलग से और एक्सप्लेनेशन करने की जरूरत नहीं है। इस डिफिनेशंस में आपको बहुत कुछ क्लियर हो गया होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है। हम ये जानने के प्रयास करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में कि नेक्स्ट की व्हाई वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन, हमें कॉन्स्टिट्यूशन की आवश्यकता क्यों है भाई। तो इसका जो उत्तर है दो तरीके से दिया जा सकता है। इन फर्स्ट वे वो ये कि कॉन्स्टिट्यूशन इज द नेचुरल डिजायर ऑफ ए पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज्ड पीपल। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? इट इज ए नेचुरल डिजायर। किसका नेचुरल डिजायर? पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज्ड पीपुल, राजनीतिक रूप से जो ऑर्गेनाइज्ड पीपुल होते हैं उनके द्वारा ये एक नेचुरल डिजायर है। अच्छा ठीक है,
अगर आपको ये बात नहीं समझ में आ रहा है, तो अपोजिट क्या? वो मोनार्ची। क्या बात है बेटा? क्या बात है? कौन? ये लॉ डिपार्टमेंट का है, उधर जाके देखो। ठीक है? ये तो अच्छी बात है कि लोग खुद नेचुरली रूप से ये डिजायर करते हैं कि हमारे ऊपर में शासन क्या हो, उसका स्वरूप क्या हो। वो जरा कल्पना कीजिए ऐसी स्थिति के बारे में जहां लोगों को ये हक ना हो कि वो अपने लिए शासन कैसा हो इसकी वो रूपरेखा तैयार करें, बल्कि स्थिति ये हो कि शासन और शासन के नियम उनके ऊपर में थोप दिए जाते हैं। स्लेवरी सिस्टम, मोनार्ची सिस्टम, कि आपको इसी तरीके से चलना है, आपको ऐसे ही करना है। हम नहीं चाहते हैं, आपकी कोई फ्रीडम नहीं है, हम नहीं चाहते, लेकिन नहीं आपको करना है, नहीं करोगे तो कोड़े मारे जाएंगे, लटका दिए जाएंगे। फ्रांस की क्रांति लोगों को याद होगा, वो भी दौर था। भारत में जब हमारा संविधान नहीं था, संविधान के पहले जब हमारे पास ब्रिटिश का शासन था, नियमें थोप दी जाती थी अंग्रेजों के द्वारा, या कभी कभी उनके तरफ से कुछ मेंबर्स भेज दिए जाते थे। इंडियन मेंबर उसमें नाम मात्र के रख लिए जाते थे, फैसला जो है वो ब्रिटेन के लोग ही करते थे मैक्सिमम की, उन्हीं के। वो क्या था? वो क्या हम चाहते थे? नहीं, थोप दिया जाता था। लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? Why we need constitution? In its first way, constitution is the natural desire of the politically organized people. They wish to have an enduring law so that there is a rule of law. ये जो लोग हैं वो चाहते हैं कि हमारे पास में जो लॉ हो वो इंड्योरिंग हो, मतलब स्वीकार करने योग्य हो। इसलिए सो दैट इंड्योरिंग लॉ, सो दैट देयर इज ए रूल ऑफ लॉ, कि विधि का शासन हो। कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन का कॉन्स्टिट्यूशन से विधि का शासन जो है स्थापित होता है। कॉन्स्टिट्यूशन से जो गवर्नेंस है उसमें स्टेबिलिटी भी होती है। आप तमाम ऐसे देश हैं, आप देख सकते हैं जहां कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है और वहां पर गवर्नमेंट क्या है, गवर्नमेंट में स्टेबिलिटी नहीं होती है। एग्जाम्पल आर द अफगानिस्तान, एग्जाम्पल आर द बहुत सारे मिडिल ईस्ट कंट्रीज। आए दिन जो है उनके शासन जो है वो बदलते चले जाते हैं। आज ये तो कल कोई रिवॉल्यूशन हुआ, रिवॉल्यूशन से फिर वो शासन हुआ, कोई दूसरा सरकार, फिर वो उठा पटक। स्टेबिलिटी नाम की कोई चीज नहीं होती। स्टेबिलिटी नहीं तो रूल ऑफ लॉ भी नहीं। ठीक है? तो वीएन शुक्ला के कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को कि एमपी सिंह ने लिखा है, वो कहते हैं कि पीपुल राइट एंड एडॉप्ट ए कॉन्स्टिट्यूशन। पीपुल लिखते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन को स्वीकार करते हैं बिकॉज बिकॉज दे वांट टू मेक ए फ्रेश स्टार्ट इन देयर सिस्टम ऑफ द गवर्नेंस। क्योंकि लोग चाहते हैं कि गवर्नेंस का जो सिस्टम है, सिस्टम ऑफ द गवर्नेंस, उसमें एक फ्रेश स्टार्ट हो। कॉन्स्टिट्यूशन रिप्रेजेंट ए ब्रेक फ्रॉम द पास्ट। मैंने पहले भी बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो पास्ट इवेंट को भी रिफ्लेक्ट करता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? इट रिप्रेजेंट व्हाट रिप्रेजेंट? ए ब्रेक फ्रॉम द पास्ट। Yet is it influenced from the past?
वो पास्ट को तोड़ करके निकलते हुए एक नया फ्रेश स्टार्ट लेकर के कॉन्स्टिट्यूशन आता है, लेकिन उसके बावजूद भी ये पास्ट से इन्फ्लुएंस्ड होता है इन द सेंस दैट व्हाट इट एक्सेप्ट्स एंड व्हाट इट रिजेक्ट्स। वो पास्ट में वो क्या चीजों को वो छोड़ देना चाहता है, पास्ट की वो कौन सी इवेंट, पास्ट इवेंट की वो कौन सी चीजों को वो स्वीकार कर लेना चाहता है। And this is specifically so about the former colonized country। ये चीजें जो हैं बहुत ज्यादा रिफ्लेक्ट होती हैं, है ना, जो पूर्व कॉलोनाइज्ड कंट्री थी। और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज नो एन एक्सेप्शन टू दिस रूल। और भारत भी चूंकि वो कॉलोनाइज्ड कंट्री थी ब्रिटेन का, तो इस नियम का अपवाद नहीं। आप यहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन को भी देख लीजिए, आप यही पाएंगे। ऐसा नहीं है कि हमारे पास में अचानक से ये कॉन्स्टिट्यूशन आ गया ना। इसके पहले क्या हम शासित नहीं होते थे? किससे शासित होते थे? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। बहुत सारी बातें हमने वहां से लिए, बहुत सारी बातों को हमने त्याग दिया। इवन द रिवॉल्यूशन डू नॉट चेंज द लीगल रियलिटी ओवरनाइट। कुछ लोग बात करते हैं कि क्रांति से हम नया चीज लेके आ जाएंगे, क्रांति से हम अपने लिए नया कॉन्स्टिट्यूशन को स्थापित कर लेंगे ना। ठीक है, क्रांति अब आ सकता है, आए, लेकिन क्रांति से रातों रात जो लीगल रियलिटी है वो बदल नहीं जाता। पॉलिटिकल रियलिटी बदल सकता है, मैं मान सकता हूं। पॉलिटिकल रियलिटी मतलब शासन का स्वरूप चेंज हो सकता है, लेकिन लीगल रियलिटी अचानक से रातों रात चेंज होना ये कभी न संभव था, न है, न रहेगा। सम कनेक्शन टू न्यू लॉ कंटिन्यूज टू एग्जिस्ट विद द ओल्ड का लॉ। जो पुरानी विधियां और नई विधियों के बीच में जो कुछ कनेक्शंस हैं वो जारी रहते हैं। इट इज नॉट दैट वी आर नॉट गवर्न्ड बाय एनी सिस्टम ऑफ द गवर्नेंस बिफोर, है ना। इट इज नॉट दैट वी आर नॉट गवर्न। ऐसा नहीं था कि, वही मैं कह रहा हूं कि ऐसा नहीं था कि हम जो है कॉन्स्टिट्यूशन के पहले किसी चीज से गवर्न नहीं होते। दैट सिस्टम हैज वेरी मच इन्फ्लुएंस इज कंटेंट इवन दो द कॉन्स्टिट्यूशन मेक्स इनॉर्मस डिपार्चर फ्रॉम द पॉस्ट। आप देख पढ़ लीजिए 1995 का जो सिस्टम है और आज का जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, आप देख लीजिए। कॉन्स्टिट्यूशन ने अपनी पुरानी व्यवस्था से बहुत मैटर में डिपार्चर लेने की कोशिश किया, लेकिन अभी भी उसके बावजूद भी आज भी पुराने कई सारे चीजों को हम स्वीकार कर लेते हैं। बाकी छोड़िए, आप आर्टिकल 13 में ही पढ़ लीजिए, आर्टिकल 20 में ही पढ़ लीजिए कि वो पुरानी विधियां जब तक से ना कि ओवर रूल किए जाएंगी वो मान्य रहेंगी। पढ़ते हैं ना आर्टिकल 20 में, 12 में। मैंने बता रहा था आपको कि कॉन्स्टिट्यूशन की आवश्यकता हमें क्यों है। तो मैंने बताया कि इसका उत्तर दो तरीके से दिया जा सकता है। पहला तरीका तो मैंने बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन इज द नेचुरल डिजायर ऑफ द पीपुल। दूसरा ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन इज डिजायरेबल टू गवर्न द लाइफ ऑफ ए नेशन। कॉन्स्टिट्यूशन क्यों जरूरी है, क्यों अपेक्षणीय है? कॉन्स्टिट्यूशन अपेक्षणीय है टू गवर्न द लाइफ ऑफ द नेशन। अब लाइफ ऑफ द इंडिविजुअल इज वन थिंग, बट लाइफ ऑफ द नेशन इज अनदर थिंग। जब हम बात लाइफ ऑफ द नेशन की करेंगे तो मतलब उस देश में रहने वाले सभी लोग, सभी समूह, सभी वो सोसाइटी, उसकी बात हो। तो वो देश को लाइफ क्या होगा उसको वो गवर्न करने के लिए भी जरूरी है। इन दिस रिगार्ड और इस संदर्भ में मैं प्रोफेसर केसी वियर्स के उन शब्दों को कोट करना जरूरी समझता हूं, जब ये उन्होंने कहा
A constitution must grow with the growth of a nation. कॉन्स्टिट्यूशन को ग्रो करना चाहिए. कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट ए नॉन लिविंग थिंग. कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट ए, मतलब वो स्टेबल प्रोविजन नहीं होना चाहिए. कॉन्स्टिट्यूशन को किस तरह का प्रोविजन रिटेन किए हुए होना चाहिए. कॉन्स्टिट्यूशन इज ए मस्ट बी इट इज लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन. लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन का क्या क्या रूपरेखा हो सकता है, क्या स्वरूप हो सकता है. वैसे ही हो सकता है कि कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट ग्रो विद द ग्रोथ ऑफ नेशन. जैसे जैसे नेशन जो है ग्रो करता है तो कॉन्स्टिट्यूशन को ग्रो होना चाहिए. और परिणामतः देयर मस्ट बी द प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन. और ऐसे प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन में जरूर से होना चाहिए कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में परिवर्तन वो लेके आ सके. जिस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में परिवर्तन लाने की प्रोविजन नहीं है, तो वो मृत कॉन्स्टिट्यूशन हो सकता है, वो लिविंग नहीं हो सकता. तो एक कॉन्स्टिट्यूशन जो है इन इट्स अल्टीमेट एनालिसिस, कहें तो अपने अल्टीमेट एनालिसिस में, मस्ट अडेप्ट इटसेल्फ टू द चेंजिंग नीड ऑफ द टाइम. समय का क्या मांग है, उसके अनुसार कॉन्स्टिट्यूशन को जरूर से बदलते रहना चाहिए, बदलते रहना चाहिए. तो उम्मीद है कि मेरे आज के लेक्चर से आप लोगों को कुछ लाभ जरूर हुआ होगा. फिर भी अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ सकते हैं. एनी क्वेश्चंस फ्रॉम यू? बोलो अनन्या. शशांक चंद्राकर. वर्षा. शिवानी. वर्षा. No, sir. No. सिद्धार्थ. नो डाउट सर. शशांक. अनन्या. ठीक है. चलिए तो फिर कल मिलेंगे फिर. ठीक है. थैंक यू. थैंक यू वेरी मच सर. Thank you, sir.